Hello everyone. Today we will be starting with one of the most important chapter of class 9th political science, that is working of institutions. It is perhaps one of the most basic and fundamental chapters that you are going to study in class 9 and has a lot of weightage with respect to the competitive exams that you might be aiming at in class 10, and also from the questions point of view, and also it is covering a lot of basic idea or basic details related to what we practice or what we see in our everyday lives, right. So, this chapter is basically centered around इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग के ऊपर, ठीक है। अब अगर हम इसको गवर्नमेंट की मशीनरी में इम्प्लीमेंट करें कि इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में यही आनी चाहिए कि इंस्टीट्यूशन क्या है, ठीक। अब वी आर अलाइंड और वी आर अ पार्ट ऑफ सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्जाम्पल। अब उस इंस्टीट्यूशन में क्या हो रहा है, उस इंस्टीट्यूशंस में आपको कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। यू आर देयर बाय, यू आर एक्चुअली इन अ स्ट्रक्चर, आप एक स्ट्रक्चर में हो जहाँ पर आपको मे बी पढ़ना है, आपको टेस्ट देना है, आपको रेगुलर बेसिस पर होमवर्क कर कर आना है। यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर देयर फॉर द स्टूडेंट्स, राइट। अब अगर अपन इसको एक गवर्नमेंट के मशीनरी में इस डेफिनेशन को इनकॉर्पोरेट करें, तो गवर्नमेंट की मशीनरी में ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये उसके वर्किंग ऑर्गन्स बन जाते हैं, ये उसके वर्किंग ऑर्गन्स बन जाते हैं हु आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सो आइडियली on a very large scale, there are three organs which are responsible and are known as institutions of the government, namely legislature, executive and judiciary। ये तीन organs हैं, ठीक। इन तीनों का जो रोल है, इन तीनों का रोल बहुत डिस्टिंक्टिव है और तीनों का रोल बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर। वी आर गोइंग टू एग्जामिन the role of all the three organs as institutions in this chapter। तो हम इस चैप्टर में वर्किंग ऑफ लेजिस्लेचर भी देखेंगे एंड हु फॉर्म्स द लेजिस्लेचर। एट द सेम टाइम वी विल लुक एट द एग्जीक्यूटिव्स पार्ट एंड एट द सेम टाइम वी लुक एट द जुडिशरी पार्ट, दैट हु इज देयर एट द जुडिशरी फ्रंट, एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं and who are acting as legislatures for the government, ठीक है। अब एक कंट्री को गवर्न करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। सबसे मेजर काम इतनी बड़ी कंट्री को गवर्न करना, इतनी लार्ज पॉपुलेशन को हैंडल करना लाइज विद इन कि हम इन इंस्टीट्यूशंस को कैसे रोल असाइन करते हैं। सबसे बेसिक टास्क तो यही है कि आप इन इंस्टीट्यूशंस का रोल असाइन कैसे करते हो। नो डाउट हम क्योंकि एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तो हमारी कंट्री का मेन मोटो, हमारी गवर्नमेंट का जो मेन मोटो है दैट इज़ रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि कॉमन लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। वी आर एमिंग एट एन सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। सो दिस टास्क ऑफ डूइंग वेलफेयर ऑफ ऑल इज़ डन बाय फ्रेमिंग लॉज, और एक दूसरे के कोऑपरेशन के बिना, एक दूसरे की हेल्प के बिना ये टास्क करना पॉसिबल नहीं है। सो वी आर गोइंग टू डू दिस, दैट हाउ द पावर इज शेयर्ड और हाउ द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड ऑल्सो दिस डिवीजन LEJ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इस पावर डिवीजन को हम हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं। वी रेफर टू दिस एज हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। ऑल्दो वर्टिकल भी होता है, दैट यू स्टडी इन लार्जली इन क्लास 10th। क्लास 9 तक आपको हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर ही पढ़ाया जाता है। वर्टिकल में सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट्स आती हैं उसका पावर डिवीजन है, ठीक है। अब हम इनको रेफर करते हैं, दिस डिवीजन बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दिस इज ऑफन रेफर्ड टू एज ऑर्गन्स ऑफ द
गवर्नमेंट। इम्पॉर्टेंट है ये। अब एक केस स्टडी के थ्रू हमें ये बताया हुआ है कि कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन कैसे लिया जाता है, कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन कैसे लिया जाएगा, हाउ विल दिस बी इम्प्लीमेंटेड, who all are responsible for making those laws, and if in case the dispute arises, उस कंडीशन में उस लड़ाई को सॉल्व कौन करेगा और कैसे करेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये चीज़ यहाँ पर समझाई हुई है कि इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। सो द हेडिंग कम्स दैट हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, राइट। 1919 ऑन 13th ऑफ अगस्त, 13 अगस्त 1990 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया था, एक ऑफिस का ऑर्डर था जो उन्होंने इशू किया, एंड इट वाज नोन एज ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, जो ऑफिस के ऑर्डर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, दे आर ऑफन रेफर्ड टू एज मेमोरेंडम। उस ऑर्डर में ये अनाउंसमेंट करी हुई थी कि एक मेजर पॉलिसी डिसीजन लिया गया है on something, and it said कि 27% of the seats, 27% of the seats और vacancies in civil post, civil post का मतलब है which lies within the government, ठीक है, civil post and services under the government of India are reserved for the socially and educationally backward classes, जिनको SEBC के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया था कि भाई जॉब्स में जो रिजर्वेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन में हम एक कैटेगरी और ऐड कर रहे हैं। अर्लियर scheduled caste and scheduled tribes were a part of this reservation scheme, but in 1990 an extended version of this reservation came out when a new category was introduced which was known as socially and educationally backward classes, and it gave 27% of reservation। तो उसमें जॉब रिजर्वेशन था, बेनिफिट जो मिलता वो जॉब रिजर्वेशन का मिलता। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द two categories, and since a third category was introduced, so the person who belonged to these backward class, they were eligible for availing this quota of 27% reservation, and others could not compete for the job। अब हुआ क्या, जब उन्होंने ये ऑफिस ऑर्डर अनाउंस किया तो ये तो फाइनल स्टेप है कि जब अनाउंसमेंट किया गया, ये तो बिल्कुल फाइनल स्टेप था कि ये अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है, अब इस पॉलिसी डिसीजन को अनाउंस करने में कुछ मेकर्स इन्वॉल्व होंगे, राइट। तो वो जो मेकर्स थे, वो मेकर्स कौन हैं, वो मेकर्स थे कि एनी डिसीजन रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज that is not directly taken by the person who is signing it, जिस पर्सन के हस्ताक्षर हैं उस ऑर्डर पर, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्डर बनाया भी उसी ने हो, फ्रेम भी उसी ने किया हो। इट इन्वॉल्व्स मेजर फंक्शनरीज। सो लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल कि ये इनिशिएट कैसे हुआ, स्टार्ट कैसे हुआ और एग्जीक्यूट कैसे किया गया। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले 1980 में, 1919 में तो ये पास हुआ था, 10 साल पहले 1980 में एक बाकायदा कमीशन बनाया गया था जो कि सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था। ठीक है, इस कमीशन का आपसे नाम भी पूछा जा सकता है, तो इस कमीशन का नाम था मंडल कमीशन। इस कमीशन का जो नाम था दैट इज मंडल कमीशन, एंड दिस कमीशन वाज हेडेड अंडर बीपी मंडल। ठीक है ना, बीपी मंडल ने इसको हेड किया था, इसीलिए उसका नाम मंडल कमीशन ही था। तो उन्होंने एक रिपोर्ट बोली थी, एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, एंड दिस रिपोर्ट सेड दैट अ थर्ड कैटेगरी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। ये एक सजेशन के फॉर्म में था उस समय कि एक थर्ड कैटेगरी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। तो उस रिपोर्ट को डिस्कस किया जाता है इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से हमारा यहाँ पर मतलब है बोथ द हाउसेस, हाउसेस से रेफर करें हम लोकसभा, राज्यसभा, और बहुत सारी पार्टीज़ ने डिमांड किया कि इसको इम्प्लीमेंट कर दो। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने डिमांड किया दैट इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। जब
इलेक्शंस होने वाले थे उसके 9 साल बाद, 1980 से 9 इयर्स बाद जब इलेक्शंस होने वाले थे, तो वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज जिसका नाम था जनता दल, जनता दल, इसने क्या किया, इसने ये इंटेंशन अनाउंस किया था दैट इफ़ वी कम टू पावर, अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं और अगर हम पावर में आ जाते हैं, उस कंडीशन में हम वो जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में ये इम्प्लीमेंट कर देंगे। मतलब उनका वन ऑफ द प्रोपोगंडा जो था इलेक्शन का, मैनिफेस्टो में जो प्रोपोगंडा था वो प्रोपोगंडा यही था, ठीक है। 6 अगस्त 1990, 7 डेज बिफोर द ऑफिस मेमोरेंडम वॉज इशूड, जो यूनियन कैबिनेट थी उन्होंने एक फॉर्मल डिसीजन लिया कि वील इम्प्लीमेंट दिस। बाय द वे वो जनता दल जिसने ये अनाउंसमेंट किया था वो इलेक्शन जीत जाती है। तो एज प्रोमिस्ड इफ़ यू विन यू हैव टू डू द ऑर्डर्स फाइनलाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट डे में पार्लियामेंट जो थी, पार्लियामेंट में इन्फॉर्म किया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सबको इन्फॉर्म करता है दैट वी आर ओपन फॉर दिस डिसीजन, एंड कैबिनेट जो थी उसने फाइनली इसको रिकॉर्ड किया एंड दे सेंट इट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग कि इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करवा दिया जाए। तो मिनिस्टर्स जो थे, जो टॉप लेवल के मिनिस्टर्स थे, दे टुक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक एन ऑर्डर एंड इम्प्लीमेंट द कैबिनेट्स डिसीजन, ठीक है। जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ड्राफ्ट किया, मिनिस्टर्स का अप्रूवल लिया, मिनिस्टर्स took the prime minister's signature and the order number came with a sequence, उसकी sequence ये थी ऑफिस मेमोरेंडम 36012 3190, इम्प्लीमेंटेशन का डेट और ईयर, एंड इट ऑफिशियली केम इनटू बीइंग, ठीक। अब इससे क्या होगा, अगर इतना बड़ा डिसीजन लिया जाता है तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। डेफिनेट सी बात है कि हर कोई इससे सहमत नहीं होगा। ऑब्वियस है दैट देयर माइट बी सम पीपल हु माइट नॉट रेजिस्ट दिस आइडिया एंड माइट गो अगेंस्ट इट। तो सिंस वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, तो हमें अपनी ओपिनियंस को फ्रीली एक्सप्रेस करने का राइट है, एंड इन केस वी फील दैट एनी ऑफ आवर राइट्स इज बीइंग वायलेटेड वी कैन अप्रोच द कोर्ट इजीली। ऐसा ही हुआ कि जब ये अनाउंसमेंट किया गया एक ऑर्डर निकालकर और इट सर्कुलेटेड एवरीवेयर दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन दिस डिसीजन, तो उस कंडीशन में बहुत सारे लोगों ने केसेस फाइल करने शुरू करे कोर्ट में दैट वी डू नॉट अग्री विद दिस डिसीजन एंड इट शुड बी विड्रॉन, इस डिसीजन को विड्रॉ कर लेना चाहिए। सो द फर्स्ट पर्सन टू अप्रोच द कोर्ट वॉज इंदिरा सोहने, हु अप्रोच द कोर्ट विद दिस रिजेक्शन, एंड a number of PILs public interest litigation were filed। तो उस केसेस को जो सारे के सारे इसके अंडर लाए करते थे उनको बंच कर दिया गया और उसका नाम पड़ गया इंदिरा सोहने, केस का नाम पड़ गया था इंदिरा सोहने एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, ठीक है। और ये जो केस था सिंस इट वॉज मेंट अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये केस डायरेक्टली अप्रोच करता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। जो इसका डायरेक्ट अप्रोच थी दैट वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक। केस जो था वो केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द गवर्नमेंट ऑर्डर विद द मॉडिफिकेशन कि इकोनॉमिकली साउंड पीपल, जो इकोनॉमिकली साउंड है इस कैटेगरी में लाए करते हैं, बट फिर भी इकोनॉमिकली साउंड है, जिनकी इनकम सही है पर एनम, they within this category will not be benefited for this reservation। यानी कि इस टाइम पर जो डिसीजन था उसने 2 लेयर्स को इंट्रोड्यूस किया था, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। तो जो क्रीमी लेयर वाले थे दोज वर द पीपल हु हैड एनुअल इनकम सस्टेनेबल, और जो नॉन क्रीमी लेयर वाले थे दे वर एलिजिबल फॉर द बेनिफिट्स, राइट। जो मिनिस्ट्री थी उसने अनदर ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया था ऑन सितंबर 8, 1993, और डिस्प्यूट्स जो थे दे एंडेड एम्बिकली, ठीक है। तो एनी मेजर पॉलिसी डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स
all the organs of the government, namely executive, legislature and judiciary। एक मोटे मोटे तौर पर अगर हम इन तीनों का रोल एग्जामिन करें तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर का रोल होता है सबसे पहले लॉ बनाना, सेकंड होते हैं एग्जीक्यूटिव्स हु इम्प्लीमेंट दीज डिसीजंस, एंड थर्ड इज द जुडिशरी हु कम्स इनटू सीन in case if there is any dispute between the two to resolve disputes। ठीक है, इन political institutions की आपको ज़रूरत क्यों है? ठीक, हमें इन political institutions की ज़रूरत क्यों है? how will they help you? तो government जो है it formulates and implements several welfare schemes। कुछ लोगों को who are responsible for taking decisions go about कि हम इन activities को कैसे execute करें, others they have to implement these decisions। ठीक, dispute अगर arise होता है तो हमें उस dispute को भी solve करना है and determine who is wrong and who is right। तो इन सभी task को cater करने के लिए ज़रूरत है मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में इन इंस्टीट्यूशंस की, इन अरेंजमेंट्स की, जिनको इंस्टीट्यूशंस बोला जाता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम एम्फसाइज करते हैं दिस इज़ नॉट सो ईजी टास्क, इट्स नॉट ईजी। इंस्टीट्यूशंस, हर इंस्टीट्यूशन के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं एंड दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर्स, जो लीडर्स हमारे बिहाफ पर एक्ट कर रहे हैं। इट ऑल्सो इन्वॉल्व मीटिंग कमिटी रूटीन्स, इट लीड्स टू डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशन। डेमोक्रेसी में क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपको कंसल्ट करना पड़ता है तो इट कैन लीड टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशन। तो डीलिंग विद इंस्टीट्यूशंस कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग डेफिनेटली। सो सम ऑफ द डिलेज आर वेरी यूजफुल हाउएवर। ठीक है ना, अगर कोई भी डिसीजन में डिले होता है, अगर वो पेंडिंग है और अगर उसको लंबा टाइम लग रहा है कोई चीज़ पर फैसला आने में, तो इट कैन बी फ्रूटफुल एट टाइम्स। द रीज़न इज़ कि जितना ज़्यादा लोगों से आप कंसल्ट करोगे उतना बेटर आउटकम की तरफ, उतना बेटर वाइडर होराइजन आपको मिलेगा, जो एंगल में भी एक जना नहीं देख सकता, राइट। तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसीलिए इंसिस्ट करती है दैट इंस्टीट्यूशंस शुड एग्जिस्ट। ठीक है, अब अपन आते हैं पार्लियामेंट पर। हमारे पास सबसे पहला बेसिक वो है कि पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई। तो कैन यू इमेजिन अ कंट्री हैविंग पॉपुलेशन अराउंड 125 करोड़ और उस पॉपुलेशन में आप अकोमोडेट कर सकते हो सारी डाइवर्सिटी, आप अकोमोडेट कर सकते हो सारे रूल्स रेगुलेशंस वॉट एवर इज़ बिंग फॉलोड फॉर द वेलफेयर। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। आपको इस काम को करने के लिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत है जो कि आपके बिहाफ पर एक्ट करेंगे, राइट। उसी बेसिकली इलेक्टेड बॉडी को अपन क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। फर्स्ट इज लोकसभा एंड द सेकेंड इज राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस होता है जिसका टेन्योर 5 साल का है और 5 साल से पहले भी उस लोकसभा के मेंबर किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि जो क्लॉज होते हैं वो। ठीक है, उसके अलावा पार्लियामेंट को अगर हमको सिंपलर टर्म्स में डिफाइन करना हो तो हम ये डिफाइन करते हैं दैट इट इज़ एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, विच एक्सरसाइजेज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, क्योंकि हम इलेक्ट कर रहे हैं। इंडिया के अंदर ये जो नेशनल असेंबली है दैट इज़ कॉल्ड एज पार्लियामेंट। अगर हम स्टेट लेवल पर बोलें तो स्टेट लेवल पर दिस इज़ नोन एज लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट फाइनल अथॉरिटी है लॉ मेकिंग से रिलेटेड एंड दिस टास्क इज सो क्रूशियल दैट दीज असेंबलीज आर कॉल्ड एज लेजिस्लेचर। ठीक है, लोकसभा ही एक्चुअली लेजिस्लेचर है, जो कंट्री के लिए लॉ बना रही है दैट इज ओनली लेजिस्लेचर।
Parliaments all over the world, they can make new laws, change existing ones, and new ones can be added in their place. They exercise some control over those who run the government. इंडिया के अंदर दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट इलेक्शंस है. दोज हु रन कैन टेक डिसीजन ओनली एज लॉन्ग एज दे इंजॉय द सपोर्ट ऑफ द कॉमन पीपल. तभी तक ये इंजॉय कर सकते हैं. पार्लियामेंट मनी को कंट्रोल करने का काम करती है. गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा है, बहुत सारी कंट्रीज में पब्लिक मनी कैन बी स्पेंट ओनली व्हेन द पार्लियामेंट सैंक्शंस इट. इट इज़ द हाईएस्ट प्लेस जहाँ पर डिस्कशंस और डिबेट्स हो सकते हैं पब्लिक इश्यूज़ को लेकर और नेशनल पॉलिसीज़ इन एनी कंट्री. दे कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर. लेट्स कम टू द बाइफर्केशन क्विकली. हमारे पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. अपने यहाँ पर दे आर कॉल्ड चेम्बर्स और हाउसेस. One house is usually directly elected by the people, Lok Sabha, and real power, exercise real power on the behalf. Second house जो है indirectly elected है, जिसमें states के representatives जाते हैं. That is why it is known as indirectly elected and it is performing special functions. जो सबसे कॉमन फंक्शन है राज्यसभा का, सेकेंड हाउस का, जिसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है. दोनों के टेन्योर में डिफरेंस है. लोकसभा का टेन्योर 5 इयर्स का है, राज्यसभा का टेन्योर 6 इयर्स का होता है. ठीक है. लोकसभा जो है उसको चेयर करते हैं या उसको लीड करते हैं स्पीकर, और राज्यसभा को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. ही इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द हाउस. ये जो दोनों हाउसेस हैं, इन दोनों हाउसेस का दूसरा नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा का, और हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा का. ठीक है. हाउ कैन यू से विच हाउस इज मोर पावरफुल. हम कैसे बोल सकते हैं कि दोनों में से कौन सा हाउस बहुत पावरफुल है या ज़्यादा है. इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना. ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही पूछा जाता है कि किसी भी ऑर्डिनरी बिल को पास होने में दोनों हाउसेस की रजामंदी की ज़रूरत होती है, 2/3 मेजॉरिटी की. हाउएवर इफ़ एनी डिफरेंस अराइजेस इन द टू हाउसेस, जो फाइनल डिसीजन है दैट इज़ टेकन बाय अ जॉइंट सेशन. दोनों हाउसेस के कुछ कुछ मेंबर्स साइन इन करते हैं एंड इट इज़ टेकन इन अ जॉइंट सेशन वेयर इन मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस सिट टुगेदर. ठीक है. बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मेंबर, लोकसभा की जो व्यू है दैट इज़ लाइकली टू प्रीवेल, मेजॉरिटी में है, क्योंकि इसकी जो नंबर ऑफ सीट्स है वो है 552 टोटल नंबर, और राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ रह सकती है 250 मैक्सिमम. दोनों की बताई है मैंने. ठीक है. लोकसभा मनी मैटर्स में ज़्यादा पावर होल्ड करती है. क्यों? क्योंकि लोकसभा जो है वो बजट को पास करने का काम करती है, या फिर मनी रिलेटेड जितने भी बिल्स हैं वो लोकसभा में ही ओरिजिनेट होते हैं. द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट. इट कैन ओनली डिले द बिल्स अप टू 14 days और सजेस्ट सम चेंजेस. अगर 14 दिन में उनका कोई जवाब नहीं आता, मनी रिलेटेड मैटर्स को लेकर बात हो रही है, अगर कोई जवाब नहीं आता तो इट इज़ कंसिडर्ड ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड, यानी कि इसमें लोकसभा ज़्यादा पावर होल्ड करती. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोकसभा जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल कर रही है. सो हु enjoys the support of the majority members is appointed by the is appointed as the prime minister of the country, right? If the majority of the Lok Sabha members say they have no confidence in the council of ministers, all the ministers including the prime minister have to quit. This power does not prevail with the upper house, that is the राज्य सभा. ठीक है. अब अपन आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर या नेक्स्ट इंस्टीट्यूशंस पर, जिसको कि हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव्स. राइट. तो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, executives are working at different levels. They are also elected representatives and they are responsible for taking day to day decision, right?
बट डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। उनके पास ऐसी कोई सुप्रीम पावर नहीं है on behalf of these people. They are collectively known as executives. Why? Because they are in charge of execution of the policies of the government. ठीक है? Thus when we talk about the government, we usually mean the executives, right? अब हम एग्जीक्यूटिव्स के दो टाइप्स पर आते हैं. दे आर ऑफ टू टाइप्स, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. ठीक है, इनके दो टाइप्स हैं. तो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, जो इलेक्टेड हैं बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, दे आर नोन एज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स. तो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो आर टेकिंग बिग डिसीजंस फॉल इन दिस कैटेगरी. सेकेंड कैटेगरी है कि ऐसे एग्जीक्यूटिव्स जो कि परमानेंट बेसिस पर बनते हैं या अपॉइंट किए जाते हैं और जिनका पॉलिटिकल पार्टीज़ के आने या जाने से कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, उनको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं या फिर उनको सिविल सर्वेंट्स भी बोला जाता है. जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स हो गए, आईएएस ऑफिसर्स हो गए, उनको कोई मतलब नहीं. दे कम इन आफ्टर पासिंग एन एग्जामिनेशन, आफ्टर पासिंग एन इंटरव्यू सेशन, उसके बाद उनको अपॉइंट किया जाता है. तो एक तरीके से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो तो गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर ही वर्क करते हैं, रूलिंग गवर्नमेंट की. परमानेंट वालों को कोई इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जो ऑफिसेज हैं अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड असिस्ट देम इन कैरिंग डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. We will study from this topic in the next class, in the next lecture. So हम आज यहीं पर अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं कि पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं, व्हाट आर देयर रोल्स. हम आगे नेक्स्ट क्लास में ये भी पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स का रोल क्या होता है, हाउ इज एग्जीक्यूटिव्स who all are important executives and how do they form their councils. ये सब भी हम next class में cover up करेंगे, right. So we'll end up the lecture over here today. Thank you so much.